आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस वाला वो जजमेंट रखेंगे जो लेटेस्ट आता है 16 अप्रैल 2026 को। और इस जजमेंट को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि पति अपनी तरफ से जो पक्ष रख रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित पक्ष रख रहा है, लेकिन पति से यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती हो जाती है। गलती यह हो जाती है कि जब फैमिली कोर्ट ने पति के विरुद्ध में आदेश दिया था तब भी पति ने अपनी रणनीति को नहीं बदला। ये पति की पहली गलती है। दूसरी गलती पति की यह हो जाती है कि जब इस आदेश से पत्नी संतुष्ट नहीं थी और वो हाईकोर्ट जाती है और हाईकोर्ट इस मेंटेनेंस के आदेश को जस्ट डबल के आसपास कर देती है, तब भी पति अपनी रणनीति को नहीं बदलता है और इसी पुरानी रणनीति के आधार पर आगे बढ़ते रहता है। और पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को जस्ट 3 गुना से अधिक कर देती है। तब भी पति को यह पता नहीं लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये स्पष्ट करती है कि आप जो रणनीति लेकर चल रहे हैं, इस रणनीति के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा नहीं माना जा सकता कि आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो फिर पति की क्या ऐसी रणनीति होना चाहिए? क्या पति अपनी रणनीति को इस केस के दौरान, जब फैमिली कोर्ट ने उसके केस के विरुद्ध आदेश कर दिया था, तो क्या वो अपनी रणनीति को बदल सकता था? हाँ, यहाँ पर रणनीति में कुछ तब्दीली कर सकता था। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष ऐसे 8 ग्राउंड रखने वाला हूं। 8 में से अगर एक ग्राउंड भी आपके पास है तो ऐसा हो सकता है कि इस केस में मेंटेनेंस नहीं लगता। ऐसा भी हो सकता था कि इसमें जो फैमिली कोर्ट का आदेश था कोर्ट उसे स्थिर रखती। ऐसा भी हो सकता था कि हाई कोर्ट के आदेश को स्थिर रखा जाता और ऐसा भी हो सकता था कि पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलता। ऐसा भी हो सकता था कि फैमिली कोर्ट के मेंटेनेंस के आदेश को घटा दिया जाता। ये सब कुछ होने की संभावना थी तब जब मैं आपको आज के स्टडीज के इस लेक्चर में 8 ऐसे ग्राउंड बताने वाला हूं। 8 में से अगर कोई भी एक ग्राउंड आपके केस में लागू होता है तो, और इसमें से कुछ ग्राउंड्स आप केस के दौरान भी लागू करवा सकते हैं, लागू हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थितियां समय के हिसाब से बदलती रहती हैं। और जब समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं तो मेंटेनेंस का जो केस होता है ये परिवर्तनशील होता है। इसमें कभी भी आदेश को कम ज्यादा, यानी भरण पोषण के आदेश को, भरण पोषण की राशि को कम ज्यादा किया जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुख्य बिंदु रखेंगे और साथ ही आपको वो 8 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से आप आदेश होने के पहले आप अगर इस तरीके से अपनी रणनीति बनाते हैं और इन तथ्यों को अपने केस में रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप मेंटेनेंस देने से पूर्णतः बच सकते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, साथ में आपको ये वाला जजमेंट भी मिलेगा या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और इस फैसले में ये देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं। इस मामले में दंपति के मध्य विवाह होता है 7 मई 2023 को। अब पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के 1 साल के भीतर ही उसकी उपेक्षा की जाने लगी, यानी उसका अपमान किया जाने लगा, उसको छोड़ दिया गया, पति उसे लेने नहीं गया, पति ने उसे वापस बुलाने का प्रयास नहीं किया, उपेक्षा होने लगी। साथ ही पत्नी का आरोप ये भी है कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक यानी कि मारपीट होने लगी, गाली गलौज होने लगी, उसे प्रताड़ना दी जाने लगी। पत्नी ने आरोप लगाया और इन्हीं आरोपों की वजह से पत्नी ने ये आरोप लगा और इन सब वजह से पत्नी अब कहती है कि मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती। अगर रहती हूँ तो मेरे साथ और अप्रिय घटना घट सकती है, मेरे साथ और ज़्यादा मेरे साथ में मेंटल क्रूरल्टी और फिजिकल क्रूरल्टी हो सकती है, यहाँ तक कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है और इसलिए मैं अपने माता पिता के घर पर रह रही हूँ। अब ये जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं वो इन आरोपों को साबित करने में सफल है। तो पहली बात तो यहीं पर पति के खिलाफ पहला आदेश चला जाता है। दूसरा, यहाँ पर अब आगे थोड़ा सा इस केस पे और चलते हैं। पत्नी के द्वारा 18 सितंबर 2024 को 144 BNSS के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। वहाँ 8,000 रुपये महीने भरण पोषण हो जाता है। जब ये भरण पोषण का आदेश 25 फरवरी 2025 को हो जाता है तो पत्नी इस आदेश से संतुष्ट नहीं होती है और हाईकोर्ट चली जाती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले में इस भरण पोषण की राशि 8,000 को बढ़ाकर 15,000 कर देती है। अभी भी पति को समझ में नहीं आया कि मेरे केस में भरण पोषण क्यों बढ़ रहा है, स्थिर क्यों नहीं रह रहा, घट क्यों नहीं रहा, क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है। अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि उसकी इनकम है। तो मैंने आपको वो जजमेंट भी बताया जिसमें लगभग 2 लाख रुपए कोर्ट ने इनकम मानी और 7,000 रुपये महीने पत्नी को भरण पोषण दिया। लेकिन यहाँ पर जो पति की इनकम बताई गई है 1,15,670 रुपये है। यहाँ तो 2 लाख भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं है।
फिर यहाँ फैमिली कोर्ट का आदेश जो था उसमें 7,000 आया था, इसमें 8,000 आया, फिर बीच में जाते हैं। हाई कोर्ट ने इसमें डबल कर दिया 15,000। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को उठाकर 25,000 रुपये कर दिया, तो 3 गुने से ऊपर निकल गया। 8 3 24, 25,000 रुपये हो गया। अब इस मामले में पति ये बता रहा था कोर्ट को, क्या हुजूर मैंने लोन लिया है, प्रॉपर्टी लोन लिया है, मुझे प्रॉपर्टी लोन की ईएमआई भरनी पड़ती है, इस कारण से मेरा बहुत सारा पैसा वहाँ चला जाता है, बाकी खर्चे में खर्च हो जाता है। तो कोर्ट ने यह कहा इस मामले में कि संपत्ति बनाने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपका इन्वेस्टमेंट है, ना कि आपके खर्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप भरण पोषण से नहीं बच सकते। इस कारण से इस मामले में कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये बिल्कुल सही और परफेक्ट आदेश है, इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं होती। मुझे लगता कि फैमिली कोर्ट को पहले से ही 25,000 रुपये, 20,000, 25, 30,000 का आदेश करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पति की इनकम 1,15,670 रुपये है और पति इन्वेस्ट कर रहा है, ना कि खुद के लिए घर बना रहा है। तो चलिए अब आपको मैं वो 8 ग्राउंड बताता हूँ जिसकी वजह से पति यहाँ पर मेंटेनेंस देने से बच सकता था या नहीं बढ़ता, ऐसा हो सकता था। पहला कारण पति के पास ये था कि अगर पति कोर्ट में ये सिद्ध कर देता कि भैया मेरी शादी के बाद जो मेरे परिवार वाले हैं, मेरी पत्नी झगड़ा करने लगी, मेरे परिवार वालों ने बोल दिया भैया आप इस घर में आप नहीं रह सकते हो, आप कहीं भी जाके रहो, जाके रहिए, और वो घर जिसमें रह रहा वो पति के नाम से ना हो, वो घर पति के नाम से नहीं है, और उस घर से उसके घर वालों ने अलग जाने को कह दिया है, और इस मामले में तो पति जॉब कर रहा है, हो सकता है कहीं बाहर कर रहा हो, तो बोल सकता था कि मैं साहब वहाँ घर ले रहा हूँ अपने लिए, खुद के लिए, क्योंकि परिवार वालों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। या फिर उसके घर के लोग इस घर से बाहर चले जाते हैं, माता पिता, तो वो कह सकता था हुजूर मेरे घर में झगड़ा हुआ, मेरी पत्नी से झगड़ा हुआ और मेरे घर वाले अब घर में नहीं रहना चाहते हैं, वो अलग रहना चाहते हैं इस विवाद की वजह से, कि भाई मेरी वजह से तुम्हारे बीच में विवाद ना हो और तुम्हारी वजह से मैं ना फंसूँ, इस कारण से हम अलग रहना चाहते हैं। तो मैंने उनके लिए घर खरीदने के लिए घर लिया है उनके नाम से, इसलिए मैं ईएमआई भर रहा हूँ, तो संभवतः यहाँ पर ईएमआई कंसीडर हो जाती है। लेकिन इस मामले में मुझे लगता है कि पति के नाम से ऑलरेडी घर होगा, पति उस घर में रह रहा होगा, और इस कारण से कोर्ट ने कहा कि जो आप दूसरा मकान ले रहे हो, आपका इस पर्टिकुलर एक मकान है फिर भी आप दूसरा ले रहे हो, ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है और ये कंसीडर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉपर्टी में तो लोन की ईएमआई कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी, और अगर आप स्वयं के लिए या अपने माता पिता के लिए घर की व्यवस्था करोगे तो संभवतः कोर्ट इस लोन को कंसीडर करेगी। दूसरा बड़ा कारण इसमें हो सकता है कि शादी के पहले से लोन चल रहा था और वो आगे तक चलते रहेगा, कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं है कि भाई उसको जमा कर दिया जाए अभी, तो वो तो शादी के पहले का है, अभी का थोड़ी है, भलाई वो इन्वेस्टमेंट है, तो कोर्ट संभवतः इसे कंसीडर कर सकती है। लेकिन मेंटेनेंस से बचने के लिए अगर आपने ऐसा लोन लिया है तो बचने की संभावना 0% मान के चलिए। नंबर 3, माता पिता ने केस कर दिया मेरे ऊपर, वो कह रहे हैं कि तेरी पत्नी ने तेरे पे केस किया, तू उनको भरण पोषण तेरा, मेरे को कौन खिलाएगा भाई, मेरे को भी चाहिए, और उन्होंने केस कर दिया और कोर्ट ने उस केस में आदेश कर दिया, और अब मुझे अपने माता पिता के लिए हाफ सैलरी देना पड़ती है, तो मेरे पास तो हाफ ही बची, है, तो ऐसी स्थिति में भी मेंटेनेंस कम लग सकता है। नंबर 4, वो पति कोर्ट के सामने पत्नी की गलतियों को उजागर कर दे और खुद को बेगुनाह साबित कर दे, तो फिर यहां पर पति की सैलरी से कोई संबंध नहीं रखा जाएगा। कोर्ट ये मानेगी कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और यहां पर भरण पोषण देने से कोर्ट इनकार कर सकती है। 5वां कारण, अगर पति कोर्ट में यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी अडल्टरी में है, अगर ऐसा कारण है तो साबित तभी होगा जब कारण होगा, अगर ऐसा कारण है कि पत्नी अडल्टरी में है तो फिर पति यहां पर मेंटेनेंस देने से बच सकता है, ये नियम है। नंबर 6, पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन है, ये भी नियम, पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन है, ऐसा पति कोर्ट में साबित कर देता है तो फिर मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अगर पत्नी के पास में आय के कम साधन है यानी सीमित साधन है तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस लग सकता है। नंबर 7, पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं, पत्नी उन आरोपों को साबित नहीं कर पाई है, बल्कि पति ने यह साबित कर दिया है कि उसकी कोई गलती नहीं है, पत्नी झूठ बोल रही है, तब भी यहाँ पर पति भरण पोषण देने से बच सकता था। और नंबर 8,
पति पहले भी पत्नी को साथ रखना चाहता था, पत्नी को लाने का कई बार प्रयास भी किया उसने, फिर भी पत्नी नहीं आई। और अभी भी पति बिना शर्त पत्नी को अपने साथ रखने के लिए तैयार है, बिना शर्त। और अभी तक पत्नी ने पति के विरुद्ध कोई भी लगाए गए आरोपों को सबूत नहीं दे पाया। ये ध्यान रखिएगा, पति ने पत्नी को वापस बुलाने का भरसक प्रयास किया, लगातार प्रयत्न करते रहा। आज भी बिना शर्त वो यहीं से कोर्ट से ले जाने के लिए तैयार है। और आज दिनांक तक पत्नी लगाए गए किसी भी आरोप का पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दे पाए। तब भी यहाँ पर कोर्ट मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, और इस कारण से यहाँ पर पति भरण पोषण देने से बच सकता है। तो ये 8 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पति मेंटेनेंस देने से बच सकता था। और इस केस में भी अगर पति थोड़ी सी अपनी रणनीति बदलता और तथ्यों को रखता कोर्ट के समक्ष, तो ऐसा हो सकता था कि मेंटेनेंस नहीं बढ़ता या मेंटेनेंस देने से बच सकता था। बशर्ते यहाँ पर पति एक ही ग्राउंड पर आगे बढ़ते रहा और कोर्ट ने माना कि पति जो प्रॉपर्टी लोन लिया है वो संपत्ति को बनाने के लिए लिया है, ना कि उसने खोया मतलब स्वयं के रहने के लिए लिया, ऐसा नहीं। उसने इन्वेस्टमेंट किया है और इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको अपनी पत्नी के लिए भरण पोषण देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया 16 अप्रैल 2026 को। आज के लिए इतना ही।